देखिए, पाचन तंत्र जो है, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये मैंने करवा दिया था। अब मैं करवा रहा हूँ उत्सर्जन तंत्र। 2 दिन नहीं आया वीडियो क्योंकि थोड़ी-सी तबीयत खराब। अब तीसरा जो है आपका है तंत्रिका तंत्र और रक्त परिसंचरण तंत्र। ये 3 टॉपिक जो है आपको करवाया जाएगा, जिसमें से आज जो है 9 और 10 2 टॉपिक आपको दिए जाएंगे। कोशिश करूंगा कि 11वां टॉपिक भी आपको दे दूं। इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। नलिन एकेडमी शिक्षा मंत्र टेलीग्राम भी है। अब आइए शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण जो है किस अंग में होता है? कौन से ऑर्गन में होता है? तो हम बताएंगे यकृत में होता है, लीवर में होता है। हम उत्सर्जन तंत्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एक्सक्रेटरी सिस्टम। याद रखिएगा। तो उसी से संबंधित हम सवाल कर रहे हैं। इसमें सबसे पहला सवाल है, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण किस अंग में होगा? तो लीवर में होगा। किस में होगा? लीवर में। अब यहाँ पे देखिए कि अल्कोहल के निराविशन बोलिए या निराविशन बोला जाता है। निराविशन को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? आप बता सकते हैं? तो डिटॉक्सिफिकेशन। तो इसे हम डिटॉक्सिफिकेशन के लिए कौन सा मानव अंग उत्तरदायी है, मतलब हमारा जो कौन सा शरीर का कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो इंपॉर्टेंट है, तो वो है लीवर। लीवर तो है। आप अगर सोचिए अल्कोहल ज्यादा ग्रहण करिएगा तो लीवर ही ने प्रभावित होगा जी। चलिए, ये भी बात तो सत्य है। अब आगे चलते हैं, पॉइंट आगे देखते हैं कि मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो बताइए, मानव शरीर के या मानव शरीर में जो खून होते हैं उसकी शुद्धिकरण होती है, उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? रक्त अपोहन। रक्त अपोहन मतलब डायलिसिस, जिसे हम बोलते हैं डायलिसिस किया जाता है ना? किडनी से ही संबंधित है डायलिसिस। चलिए, अब बात करते हैं मानव शरीर से उत्सर्जित सर्वाधिक विषाक्ता पदार्थ कौन सा है, मतलब जहरीला पदार्थ कौन सा है? तो वो है अमोनिया। अमोनिया हमारा बहुत ही जहरीला है ना? चलिए, ये भी बात है। आगे चलेंगे, मूत्र। अमोनिया को अमोनिया ही बोलेंगे। मूत्र की मात्रा जो होती है, मूत्र की मात्रा का नियंत्रक है। कौन सा नियंत्रक नियंत्रक होता है? कौन होता है इसका? बता सकते हैं? तो एडीएच होता है। एडीएच होता है, याद रखिएगा। और एल्डोस्टेरोन भी होता है। 2 होते हैं। ठीक है। अब इसे हम अगर मान लीजिए एडीएच को फुल फॉर्म दे दे तो हम बताएंगे एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन्स बोलेंगे। तो एंटी तो ए मने एंटी, डी मने ड्यू, है ना? क्या बोलेगा? डाई बोलिएगा, डाई यूरेटिक हार्मोन। और एल्डोस्टेरोन बोलते हैं। याद रखिएगा। तो ये दोनों मिलकर ये काम करते हैं, मूत्र की मात्रा का नियंत्रण करते हैं, कंट्रोल में रखते हैं, ऐसे बोलिएगा। अब देखिए, एक वयस्क स्वस्थ मनुष्य द्वारा एक दिन में उत्सर्जित मूत्र की मात्रा कितनी होती है? तो लगभग 1.5 लीटर होता है। 1.5 लीटर होता है। ठीक है, क्लियर हो गए? अब सुनिए, कौन सी औषधि मूत्र के स्राव को प्रोत्साहित करती है, मतलब मूत्र को निकालने में प्रोत्साहित करती है? बताइएगा। तो हम जानते हैं ए डी एच में से डी का जो आप सुने थे, डी इंपॉर्टेंट है। डाई यूरेटिक, ये इंपॉर्टेंट होता है। और नियंत्रक के रूप में एडीएच और एल्डोस्टेरोन दोनों होते हैं। और अगर सिर्फ मूत्र का बाहर निकालना तो सिर्फ डाई यूरेटिक होगा, एडीएच में से डी। अब सुनिए, विल्स रोग होता है। विल्स रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? बताइए, विल्स रोग में कौन सा अंग जो है ऑर्गन प्रभावित होता है? तो वृक्क मतलब किडनी। किडनी जो है प्रभावित होता है। अब देखिए, हेमी कार्ड, हेमी कार्ड या कार्ड डेटा, है ना? हेमी कार्ड डेटा या हेमी कार्ड डाटा, ऐसे हेमी कार्ड डेटा ज्यादा अच्छा रहता है। तो हेमी कार्ड डेटा भी बोल सकते हैं, हेमी को डाटा भी बोल सकते हैं। ठीक है। संघ के जीवों में किस अंग के द्वारा उत्सर्जित होता है या उत्सर्जन होता है?
उत्सर्जन होगा, बताइएगा। तो वो होगा कोशिका गुच्छा से। अब कोशिका गुच्छा को हम एक और नाम से जानते हैं, मान लीजिए ना दे तो कोशिका गुच्छा को हम क्या बोलेंगे, ग्लोमेरुलस, जो कि इंग्लिश में दिया हुआ है। तो ग्लोमेरुलस याद रखिएगा। चलिए, अब यहाँ पे विभिन्न जंतुओं में उत्सर्जी अंग जो होते हैं वो हम पढ़ेंगे। मतलब एक्सक्लेटरी ऑर्गन्स होते हैं इन डिफरेंट एनिमल्स, है ना, उसमें हम पढ़ेंगे। तो सुनिए, जैसे मान लीजिए मनुष्य में, मनुष्य जंतु ही है, तो मनुष्य जो है जिसे ह्यूमन बोलते हैं, इसमें किडनी उत्सर्जी अंग होता है हमारा, ब्रिक, है ना। अब जैसे अमीबा, याद रखिएगा, अमीबा की बात करते हैं। अमीबा, अमीबा ही बोलते हैं हम लोग इसको, अमीबा को अमीबा ही बोलेंगे। तो इसमें त्वचा, मतलब जिससे त्वचा मतलब सतह शरीर उसका है जो, या रिक्तिका, रिक्तिका को ही हम बोलते हैं वैक्यूओल, याद रखिएगा। तो हमारा हो गया त्वचा कहिए, स्किन कहिए या रिक्तिका कहिए, वैक्यूओल, ये अमीबा से संबंधित होते हैं, जो कि उत्सर्जी अंग होते हैं, उत्सर्जन करते हैं। अब जैसे केचुआ के लिए, केचुआ, तो केचुआ को हम अर्थवर्म बोलते हैं या अर्थवॉर्म बोलते हैं। तो केचुआ जो होते हैं उसका उत्सर्जी अंग अगर पूछे तो हम बताएंगे नेफ्रिडिया, नेफ्रेडिया को ही नेफ्रेडिया है। झींगा मछली का उत्सर्जन अंग कौन सा होता है, तो इसमें हरित ग्रंथियां लिखा है, लेकिन मान लीजिए हरित ग्रंथियां ना दे तो वहां पे इंग्लिश में ग्रीन ग्लैंडस बोल देंगे, ग्रंथि को ग्लैंड बोलते हैं, और ग्रीन मतलब हरत, मतलब हरियत, हरित, है ना। फिता कृमि, फिता कृमि को हम क्या बोलते हैं, टेप वर्म बोलते हैं। तो फिता कृमि जो होता है, टेप वर्म जो होते हैं, वो फ्लेम कोशिका होते हैं, तो फ्लेम सेल्स बोल दीजिएगा। ये जैसा है वैसा ही आएगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ऑर्थोपोडा, तो ऑर्थोपोडा का आर्थोपोडा करेंगे। इसमें मेल पीगी नालिका होता है। तो मेल पीगी नालिका मतलब मेल पीगी या मेल पी गियन बोल दीजिएगा, ट्यूबुलस बोल दीजिएगा, नालिका ट्यूबुलस है, ट्यूब है, या देखिएगा। सिलेंट्रेटा, अब सिलेंट्रेटा जो है, सिलेंट्रेटा ही होगा। इसमें त्वचा और मुख मतलब माउथ दोनों इसका उत्सर्जी अंग होता है सिलेंट्रेटा का। क्लियर हो गए। चलिए, अब बात करते हैं कि ब्रिक में, किडनी स्टोन में, किडनी स्टोन है तो सुनिए, ब्रिक में पथरी, यूरिक अम्ल, यूरिक एसिड, कैल्शियम ऑक्सलेट, ऐसे ऑक्सलेट बोलते हैं, ऑक्सलेट दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, ऑक्सलेट बोलिएगा ज्यादातर। तो कैल्शियम ऑक्सलेट तथा कैल्शियम फास्फेट के कारण बनती है। तो ब्रिक में जब पथरी बनता है ना, तो उसमें कारण है यूरिकम, यूरिक एसिड, कैल्शियम ऑक्सलेट और कैल्शियम फास्फेट। तो कहीं कहीं ऑक्सलेट की जगह पे ऑक्सलेट भी दे देता है, ऑक्सलेट भी दे देता है। और सुनिए, गुर्दे की कार्यात्मक जो इकाई है क्या है, गुर्दे का जो कार्य होता है उसका इकाई क्या है, नेफ्रॉन है। क्या है, नेफ्रॉन। और सुनिए, नाखूनों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो केरेटिन पाया जाता है, नाखूनों में केरेटिन ही पाया जाता है। ब्रिको, ब्रिको मतलब किडनी, किडनी में काम न करने वाले या काम न करने पर रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है, इसे क्या कहते हैं, यूरीमिया कहा जाता है। यूरिया की मात्रा बढ़ जाएगी तो हानि हो जाता है, रक्त काम नहीं करेगा तो यूरीमिया कहलाता है। क्लियर हो गए। आप देख रहे हैं नलिनी अकाडमी शिक्षा मंत्र, ध्यान रखिएगा। अब उत्सर्जन तंत्र का सेकंड पेज हम देखने जा रहे हैं। आप इस बुक को महेश कुमार वर्मा को जब ले लीजिएगा तो उसमें आपको पेज बाय पेज है, लाइन बाय लाइन है, बस थोड़ा सा तरीका चेंज है। मनुष्यों में किस प्रकार का उत्सर्जन पाया जाता है, मतलब एक्सक्रेटरी पाया जाता है, तो हम बताएंगे यूरियोटेलिक उत्सर्जन पाया जाता है। यूरियोटेलिक उत्सर्जन पाया जाता है, याद रखिएगा। यूरोक्रोम, यूरोक्रोम का निर्माण कैसे होता है,
तो लाल रुधिर कणिकाओं के हीमोग्लोबिन से होता है। लाल रुधिर कणिकाओं के हीमोग्लोबिन से होता है। वृक्क की बात करें, किडनी की बात करें, तो वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह कितना होता है? तो 1 से 1.2 लीटर होता है। 1 से 1.2 लीटर होता है। वृक्क नालिकाओं के जो है दूरस्थ कुंडलित भाग से मुख्यतः किसका पुनरा अवशोषण, मतलब री ऑब्जर्वेशन, ठीक है, ऑब्जर्व करते हैं, होता है तो सोडियम क्लोराइड का। समझ गए? मतलब री ऑब्जर्व करते हैं ना, ऑब्जर्व करना, अवशोषण करना, ऐसे बहुत अलग अलग तरीके से होता है। आगे सुनिए, वृक्क के चारों ओर पाए जाने वाले झिल्ली नुमा आवरण को क्या कहते हैं? ये इंग्लिश नाम है उसका, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, हम तो अपने मन से बोले। झिल्ली नुमा आवरण को क्या कहते हैं? तो हम रहेंगे पेरियोटोनियम कहेंगे। क्या कहेंगे? पेरिटोनियम कहेंगे। पेरिटोनियम कह दीजिएगा। मतलब वृक्क के चारों ओर, मतलब किडनी के जो चारों ओर जो झिल्ली नुमा जो आवरण है, कवर है, उसे हम पेरिटोनिमिया कहते हैं। पेरियोनीमिया भी कर सकते हैं, पेरियोटोनिमिया भी कर सकते हैं। आगे चलेंगे, वह बीमारी जिसमें मूत्र के साथ रक्त आता है उसे हम हीमोट्यूरिया कहते हैं। समझ गए? हीमोट्यूरिया मतलब बीमारी में मूत्र के साथ रक्त अगर आ गया तो हीमोट्यूरिया है। और सुनिए, शरीर में संपूर्ण रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है? तो हमको किडनी से शुद्ध होता है, ये हम जानते हैं। अब देखिए, केचुआ मुख्य रूप से अमोने अमोनोटेलिक मतलब अमोनिया उत्सर्जक तंतु है। अमोनोटेलिक जंतु है, याद रखना है। किंतु पर्याप्त जल न प्राप्त होने पर यह जो है यूरियोटेलिक यूरियो उत्सर्जक हो जाता है। ठीक है, यूरियोटेलिक उत्सर्जक हो जाता है। कशेरुकी जंतुओं में उत्सर्जन अंग, कशेरुकी जंतुओं में उत्सर्जन अंग की बात करेंगे तो किडनी, फेफड़ा, यकृत, आंत, ये सब जो है उत्सर्जी अंग है हमारे शरीर का। तो किडनी की बात कर रहे हैं, तो किडनी हमारा उत्सर्जी अंग है। इनमें उत्सर्जी पदार्थ क्या क्या होते हैं? तो हम किडनी की बात करेंगे तो रुधिर से मूत्र के रूप में अत्यधिक जल व नाइट्रोजनीय अपशिष्ट पदार्थ जैसे यूरिया आदि उत्सर्जन होते हैं, तो उसे हम किडनी कहते हैं। फेफड़े की बात करेंगे, फेफड़े मतलब लंग्स की बात करेंगे। लंग्स जो है अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है, उसे हम लंग्स कहते हैं। यकृत के लीवर की बात करें तो नाइट्रोजनी पदार्थों का निष्कर्षण करना, याद गया ना? निष्कर निष्कर्षण होता है मतलब निकलना होता है, नाइट्रोजन पदार्थों का उसमें होना। और फेफड़े की बात करें, लंग्स की बात करें तो अमोनिया के यूरिया में परिवर्तित हो जाता है। आंत की बात करेंगे तो आंत का तो कैल्शियम व धातुओं के लवण की आवश्यकता से अधिक मात्रा में उत्सर्जन होता है इसमें, आंत में, ये बात ध्यान रखना है। चलिए आगे चले। अब सुनिए, जलीय प्राणियों में नाइट्रोजन विनिमय या विनिमय से उत्पादित होता है तो वह है अमोनिया होता है। तो जलीय प्राणियों में नाइट्रोजन विनिमय से उत्पादित होता है वो अमोनिया होता है। गठिया रोग का क्या कारण है? तो रक्त में प्रभावित होता है यूरिया एसिड का सोडियम यूरेट के क्रिस्टलों के रूप में, कठोरता के रूप में जोड़ों में एकत्र हो जाते हैं, गठिया के रूप में हो जाता है। याद रखिएगा, ऐसे बोल सकते हैं। तो गठिया रोग का क्या कारण है? कारण यही है कि रक्त में जो प्रभावित होते हैं उसमें यूरिक एसिड आ जाता है, और यूरिक एसिड का सोडियम यूरेट के क्रिस्टलों के रूप में मतलब कठोरता के रूप में हो जाते हैं और एकत्र हो जाते हैं वहां पे जोड़ों में बीच में जहां पे मुड़ता है, समझ गए, तभी गठिया हो जाता है। आमाशय की आमाशय जो हमारा पेट है की दीवार का पेशीय संकुचन जो होता है, मसल्स जो होते हैं वहां पे संकुचन कहलाता है, क्या कहलाता है पता है? पेरी
अस्टालिसिस, अस्टालिस कह सकते हैं। पेरी अस्टालिस, क्यों? क्योंकि पेरी है हमारा पेट, अस्टालिस है मतलब स्टाइल मारता है पेट, देखते नहीं है, ऐसे याद कर सकते हैं आप पे डिपेंड करता है कैसे याद। ये पॉइंट सुन लीजिए कि डाईयूरेसिस की स्थिति में ग्लूकोज का उत्सर्जन बढ़ जाता है, याद रखिएगा। उत्सर्जन को मतलब एक्सक्रेटरी सिस्टम बोलते हैं। अब इसी का एमसीक्यू मैंने लाया है, जितना पढ़ाया है उसी का, तो बताइए ये बेहतर तो तरीके से मैंने लाया है। चलिए अब देखिए, एमसीक्यू लाया हूं मैं उत्सर्जन तंत्र का, जितना पढ़ाया है उसी का। पीवाईक्यू है एक तरह से, एनसीईआरटी का संग्रह है। और पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है कि मनुष्य में किस प्रकार का उत्सर्जन पाया जाता है, मतलब एक्सक्रेटरी पाया जाता है। तो हम बताएंगे यूरियोटेलिक पाया जाता है, यूरिया ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूरोक्रोम का निर्माण जो है, बताइए यूरोक्रोम का निर्माण कैसे होता है, बता सकते हैं? तो हम बताएंगे कि लाल रुधिर कणिका के हीमोग्लोबिन से होता है, ये भी हम जानते हैं। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन, ब्रिक किडनी से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह कितना होता है। तो हम बताएंगे 1 से 1.2 लीटर प्रवाहित होता है, ये भी हम जानते हैं। चौथे पॉइंट की बात करेंगे कि वृक्क नालिका मतलब किडनी की जो ट्यूब है के दूरस्थ कुंडलित, दूरस्थ मतलब दूर की स्थिति, भाग से मुक्त देखा जाए, उसके जो हिस्से हैं से मुक्तः किसका पुनरावशोषण होता है, मतलब री ऑब्जर्व ऑब्जर्व करता है, पुनरावशोषण करता है। तो ऑप्शन नंबर बी, सोडियम क्लोराइड का ये पुनः अवशोषण करने की क्षमता रखता है। पांचवा प्रश्न, वृक्क के चारों ओर, किडनी के चारों ओर पाए जाने वाले झिल्ली नुमा आवरण जो कवर होते हैं क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाता है ऑप्शन नंबर बी, पेरियो या पेरिटोनियम कहलाता है। पेरिटोनियम कहेंगे, पेरियोटोनियम नहीं कहेंगे, पेरिटोनियम कहेंगे। ठीक है, ये भी मान लीजिए। आगे चलेंगे, 6 सवाल आपके स्क्रीन पर है कि यह बीमारी जिसमें मूत्र के साथ रक्त आता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हीमोट्यूरिया कहते हैं, या ट्यूरियम भी कहा जाता है, याद रखिएगा। 7वां प्रश्न है, शरीर में संपूर्ण रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है? तो किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। 8वां प्रश्न है, केचुआ मुख्य रूप से किस प्रकार का जंतु होता है? तो हम जानते हैं मोनोटेलिक होता है। 9वां प्रश्न है कि पर्याप्त जल न प्राप्त होने पर केचुआ किस प्रकार का उत्सर्जन करता है, अगर मान लीजिए प्रचुर मात्रा में जल प्राप्त नहीं होता है तो हम बताएंगे यूरियोटेलिक के रूप में करेगा। और क्या करेगा? चलिए 10वां प्रश्न है, एक मिनट रुक जाइए। केचुआ अमोनियोटेलिक किस प्रकार का जंतु है? अमोनियोटेलिक। देखिए ये सवाल को यहाँ पे जो मैंने बताया है, अगर जल न प्राप्त होगा तो यूरियोटेलिक होगा, और जल प्राप्त कर लेगा तो अमोनियोटेलिक हो जाएगा। ये केचुआ के मतलब बारे में है। अब 10वां प्रश्न की बात करेंगे। 10वां प्रश्न है कि कसे रुकी जंतुओं में कौन सा उत्सर्जन अंग रुधिर से मूत्र के रूप में जल व नाइट्रोजनी अपशिष्ट का उत्सर्जन करता है, बता सकते हैं? तो किडनी करता है। 11वां प्रश्न है, फेफड़ों द्वारा या फेफड़ों का उत्सर्जन से संबंधित मुख्य कार्य क्या है, बता सकते हैं? तो अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करना, यही काम है। 12वां प्रश्न है, यकृत मतलब लीवर का उत्सर्जन से संबंधित कार्य क्या हो सकते हैं? तो नाइट्रोजन पदार्थों का निष्कर्षण करना। आगे है 13वां प्रश्न है, आंत किसका उत्सर्जन करती है? तो हम बताएंगे कैल्शियम व धातुओं के लवण की अधिक मात्रा का उत्सर्जन करती है। 14 प्रश्न की बात करेंगे कि जलीय प्राणियों में नाइट्रोजन विनिमय से किसका निर्माण करती है? मतलब नाइट्रोजन का अगर मान लीजिए उसमें है तो किसका निर्माण करेगी जलीय प्राणी में अगर है तो अमोनिया का करेगी। गठिया रोग अगर मान लीजिए उसका मुख्य कारण क्या है, अभी जस्ट पढ़े हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी, यूरिक एसिड का सोडियम यूरेट
या क्रिस्टल के रूप में जो है जोड़ों के रूप में एकत्रित होना। 16वां प्रश्न है अमाशय की दीवार पर पेशीय संकुचन क्या कहलाता है? मतलब मसल्स जो संकुचन होता है, मोड़ता उड़ता है, तो उसे हम पेरी स्टाइलिस बोलते हैं, है ना? चलिए आगे बात करते हैं डाइयूरेसिस की स्थिति में क्या बढ़ जाता है बताइए? तो इसमें जो है ग्लूकोज का उत्सर्जन हो जाता है। 18वां प्रश्न है कि किस रोग में वृक्क प्रभावित होता है? तो विल्स रोग में हो जाता है। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण किस अंग में होता है? तो यकृत में होता है। किडनी में काम न करने पर रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ जाने की स्थिति को क्या कहेंगे? तो हम बताएंगे यूरीमिया कहेंगे, याद रखिएगा यूरीमिया कहा जाता है। ये हो गया उत्सर्जन तंत्र। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा तंत्रिका तंत्र, ये भी खत्म करेंगे। नर्वस सिस्टम जिसे बोलते हैं, जिसमें हमारे नसों के बारे में भी पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं।